हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले संडे को जिस तरह से सीरिया में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उनमें आपस में भी इख्तलाफ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सीरिया को बिल्कुल प्लेट में रख करके इजराइल को दे दिया गया है। इजराइल ने अब तक उन्हीं की रिपोर्टों के मुताबिक 80% से ज्यादा सीरिया की फौजी सलाहियत को खत्म कर दिया है। बहुत से हवाई जहाज, बहुत से एयर बेसिस और बहुत कुछ तबाह कर दिया है। उसे दोबारा उस लेवल पर खड़ा करने में शायद 50 साल लगे। लेकिन आखिर ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या ईरान जो है वो बिल्कुल कमजोर हालत में चला गया? क्या वो पीछे हट गया? क्या वो आने वाले वक्त के फैसलों में उसकी कोई अहमियत रहेगी या नहीं रहेगी? सीरिया की क्या हालत होगी? क्या कई टुकड़ों में बटेगा? ये सारे सवालात हैं जो हमारे आपके जहनों में घूम रहे हैं। आज एक बार फिर अमरीश मिश्रा जी से हम मिल रहे हैं, जो बहुत ही बेबाक अंदाज में उस इलाके की खबरों के बारे में तबसरा करते हैं। आप किसान क्रांति बल और मंगल पांडे सेना के फाउंडर हैं। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन मामले पर बहुत ही खुलकर बेबाकी से बात करते रहे हैं। उनके 2 यूट्यूब चैनल बंद किए जा चुके। अब नया चैनल उनका अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू वो शुरू किया है। उसमें आप लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है कि उनके चैनल पर जरूर जाएं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। कई किताबें लिखी हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट में भी काम किया है और बहुत ही अहम यानी सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, जर्नलिस्ट और सियासी आदमी। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक बार फिर समय दिया। आप ये बताइए कि सीरिया में आने वाली ये बड़ी तब्दीली, जिसके फौरन बाद तबाही और ऐसी तबाही के तमाम फौजी इलाके जो है वो तबाह कर दिए गए और एचटीएस से ये फैसला भी करा लिया गया, मैं तो करा लिया गया कहता हूं, कि वो फौज जो है वो डिसमेंटल करने का, यानी पूरी तरह से जिसको जहां जो मर्जी आए उसके टुकड़े बकरे करने के लिए कोई भी आकर के कर ले, कोई मसला नहीं है। आप क्या देख रहे हैं सीरिया के इन वाकयात के साथ साथ? देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं जो शायद दर्शकों के लिए भी नहीं होगी। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें सीरियन अरब आर्मी की जो सबसे इलीट फोर्स थी, 25th जो स्पेशल मिशन फोर्स, टाइगर फोर्स भी जिसको कहते हैं, उसके कुछ लड़ाके लेबनान और सीरिया के जो बॉर्डर पे माउंटेन्स हैं वहां पर वो चले गए। उन्होंने वहां से वीडियो एक जारी किया है और जो मैंने ज्यादा उसको किया, बाकी लोगों ने शायद पता नहीं करना चाहिए नहीं हुआ। वो जो वीडियो है उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जो सीरियन अरब आर्मी की टॉप एक्लॉन्स है उन्होंने हमको कहीं ना कहीं, और उन्होंने बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ताजिंदगी हमने आतंकवादियों का विरोध किया है, हम उनको सीरिया में घुसने नहीं देंगे और हम आज से अपना विद्रोह एचटीएस के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ हम घोषणा करते हैं। ये आप सोचिए कि जो खमैनी साहब का जो भाषण आया है, जो उनका आया था वेंसडे को, आज सैटरडे है, वेंसडे को उनका भाषण आया था कि सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस शुरू होगा, यानी सीरिया में भी कुछ दिनों में हम इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ पैलेस्टाइन, इस तरह की जो फोर्सेस हैं, या इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, जो ईरान की जो आइडियोलॉजी है यूएस और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फुटहोल्ड ना लेने देना, इस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वैसे इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ सीरिया जो कि सीधे सीधे तौर पे ईरान से अलाइंड रहेगा और ये पूरे सारे एक्सेस से वो कोऑर्डिनेशन में रहेगा, इसको वो खड़ा करेंगे। अब ये खमेनी साहब ने वेंसडे को कहा और थर्सडे को ये वीडियो आ गया जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग हैं और वो उनका जो कमांडर है वो इस बात को कह रहा है। अच्छा देखिए हुआ क्या, अब जो वर्जन सामने आ रहे हैं और जो कमांडर ने कहा, ये और भी सोर्सेस उसको करते हैं कि
एक्चुअली हमा की जो लड़ाई थी वो डिसाइसिव थी। वहां पर यह ऑर्डर हुआ था कि हमा को किसी भी तरह से गिरने नहीं देना है। तो ये जो टाइगर फोर्स थी, ये टाइगर फोर्स प्लस उसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी आ गए थे। जो भी कंफ्यूजन था कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स आए कि नहीं, पहुंचे नहीं, आए थे, वो लोग आए थे। और हमा की लड़ाई में उन लोगों ने अच्छा वहां पर टाइगर फोर्स और हिजबुल्लाह मिलके इनका एचटीएस का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन तभी सीरियन एयरफोर्स के ये सीरियन अरब आर्मी के जो टॉप कमांडर्स हैं, जो बहुत सीनियर जनरल लेवल के, उनका ऑर्डर आया कि जो टाइगर फोर्स है और जो हिजबुल्लाह है वो पीछे चली जाए, रियर में चली जाए। वो आर्मी टर्म्स में कहते हैं कि दे शुड मूव टू द रियर। अब वो रियर का जो ये मूवमेंट होता है, ये देखिए मैंने अपने एक पहले उसमें कहा था, वो हम लोग को ऐसा लगा, हम लोग को खबर थी इसकी, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि सीरियन अरब आर्मी भी कुछ गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप लड़ रही है, क्योंकि ये लोग भी जो एचटीएस वाले हैं, ये किसी एक जगह पे टिक के उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। ये एक जगह जीतते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इनका मकसद था दमस्कस पहुंचना और सीधे असद को थ्रेटन करना, और वही उन्होंने किया और उसमें वो सफल रहे। हम ये समझ रहे थे कि सीरियन अरब आर्मी इस चीज को देख रही है और वो भी ऐसे ही कर रही है कि आगे बढ़ के पीछे हट रही है, आगे बढ़ के पीछे हट रही है। और पूरे जगह आप सोचिए कि पूरे हमा के चारों तरफ मतलब कहाँ देर जोर है, कहाँ कुछ है, उसके कई पॉइंट्स पे जो है वो आसपास इजरायली ये सीरियन अरब आर्मी थी। आराम से एचटीएस घेरी जा सकती, लेकिन एचटीएस को घेरा नहीं गया। जो रियर में इनको मूव करने की बात है, इन्होंने देखा कि हम तो रियर में मूव कर गए, लेकिन जो रेगुलर यूनिट्स थी ऐसे की, वो लड़ी ही नहीं, वो हथियार डाल दिया उन्होंने और हथियार अपने छोड़ के भागे। मतलब पहले से, मतलब बैटल ऑफ बगदाद जो हम लोग ने इसी आपके स्टार वर्ल्ड पे डिस्कस किया था कि बैटल ऑफ बगदाद कभी लड़ी ही नहीं गई। वहां पर पूरे के पूरे जनरल्स जो थे ये खरीदे जा चुके थे और वो पूरा डिफेक्ट कर गए, बैटल ऑफ प्लासी की तरह। तो इस तरीके से ये जो पूरी सिचुएशन है, ये यहाँ पर भी देखिए, ये स्टैंडर्ड मॉडल इंपीरियलिज्म का है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म का, कि ये बेसिकली लड़ाई होने नहीं देते। जहां लड़ाई होती है वहां पर ये फंसा देते हैं या ये वहां से पीछे हट जाते हैं। जैसे इजराइल गाजा वेस्ट बैंक में पीछे हटी, मैं वेस्ट बैंक का भी बताऊंगा। गाजा में पीछे हटी, वेस्ट बैंक में भी देखिए नहीं कर पाई। लेबनान में जहां उसको लगा कि अब हमारी हार तय है, वहां वो पीछे हट गई, उसने संधि कर दी। ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो एक तरीका है, जिसको अंग्रेजों ने लिया फिर 1858 के बाद, और अब अमेरिका ले रहा है। तो अमेरिका और इजराइल जो दोनों को एक ही समझिए। तो अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें ये बात साफ हो गई है कि ये पूरी तौर पे एक सेटअप था। लेकिन इसकी जो खतरनाक बात है वो ये है कि जो शिया सुन्नी हो गया है, अच्छा शिया सुन्नी जो हो गया है, वो तो मैंने खुद महसूस किया। उसको डिनाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुन्नियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो उसको लग रहा है कि सीरिया में क्रांति हो गई और असद रिजीम ने इतने लोगों को 6 बिलियन सीरियन को मारा गया, जो कि बकवास है। जो एक्चुअली अगर आप फैक्ट्स पे आइए तो जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो पूरी तरह से सीआईए का फ्रंट है, मोसाद का फ्रंट है। लेकिन जो ये लड़के जब थोड़ा सा इनका दिमाग फिरता है तो इनको समझाया नहीं जा सकता है। और मैंने अपने एक्स पे देखा है, जब हमने भी लेकिन बहस किया, बहुत दुत्कारा है, और अभी भी हम अपनी उस लाइन पे कायम है कि ये ईरान, क्योंकि ईरान ने देखिए डिक्लेयर कर दिया है कि वो सीरिया में अब एक नई क्रांति की तरफ काम करेगी, एक इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ सीरिया। क्या ये एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए धक्का है? हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि असद जो है वो एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे उस तरीके से जैसे निभानी चाहिए। खमेनी साहब ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जैसे 1980s में जब इराक ईरान की वॉर हो रही थी, तो मेरे ख्याल से असद के फादर हाफिज उस समय थे, उन्होंने इराक से यूरोप पाइपलाइन जाती है वो जो सीरिया के थ्रू, उसको बंद कर दिया था, जिससे सद्दाम को नुकसान हुआ था, ईरान को मदद पहुंची थी, और फिर ईरान ने उसको अपनी तरह से रीपे किया। तो उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका लड़का था उसको इस बार पता नहीं क्या हो गया था, वो लड़ने को नहीं तैयार। और मेरे ख्याल से अभी वो चीज और सामने आएगी, असद का वर्जन सामने नहीं आया है कि वो लड़ना नहीं चाहता था या उसने लड़ा। और जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, सद्दाम हुसैन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो उनकी आर्मी के टॉप कमांडर्स थे वो बिके हुए थे। सिराजुद्दौला लड़ना चाह रहे थे, मीर जाफर से लेके और भी उनके मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों कमांडर्स बिके हुए थे। वही मतलब वही देखिए सद्दाम हुआ, ये बगदाद में हुआ, वही देखिए
सीरिया में हुआ, सेम पैटर्न। इस जो टॉप कमांडर्स हैं उनको खरीद दो। ये चीज बशर भी एक्सपेक्ट नहीं करती, कोई रूलर एक्सपेक्ट नहीं करता। टीपू सुल्तान पे जो हमला हुआ था उसमें भी गद्दारी थी, वो वहां मीर जाफर की थी, उसमें मीर सादिक की थी। ये तो कही जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट इंडिया मीर जाफर ने दे दिया, यहाँ मीर सादिक ने दे दिया। तो ये देखिए, ये जो है ये कोई नया पैटर्न नहीं है, 200-250 साल पुराना पैटर्न है। अचंभा इस बात का है कि इतिहास से लोग सीखते नहीं, इतिहास को भूल जाते हैं, एक बार सत्ता में आ जाते हैं इतिहास को भूल जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, और एक बार फिर मैं एम्फसाइज करूंगा कि एक रेजिस्टेंस और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो 7 फ्रंट है उनमें अभी 6 इंटैक्ट हैं। सीरिया गिर गया है और 3 में जीत हासिल हुई है, यानी गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान में, और सीरिया में हार हुई। तो 3-1 का स्कोर है, इसमें कोई डाउट नहीं। 3-1 अभी भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पक्ष में है। इसलिए जो पूरा निराशावादी और एक मायूसी वाला माहौल बनाया जा रहा है वो टेक्निकली गलत है। अभी देखिए ऑफेंसिव जो है वो, और अभी जो हिजबुल्लाह ने काउंटर स्ट्राइक्स किए हैं इजरायली वायलेशंस के लेबनान, उससे भी ये पूरा साबित होता है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि ईरान क्या करेगा। ईरान का देखिए 2 चीजें हैं जहां ईरान की प्रॉब्लम्स है। ईरान की प्रॉब्लम यह है कि अभी उसको एक स्ट्राइक इजराइल का उसका पेंडिंग है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को आखिरी स्ट्राइक किया था, फिर ईरान ने कहा था हम जवाब देंगे। अब वो जवाब देता है तो ये होगा कि भाई ये पूरा शिया सुन्नी डिवीजन है इस समय इजराइल में। अगर अब एक समय था जब ईरान ने 1 अक्टूबर को स्ट्राइक किया था, ईरान ने इजराइल को, तो सुन्नी मस्जिदों में भी इनके खमैनी साहब के और ईरान के नाम के खुतबे पढ़े गए। सुन्नी मस्जिदों में ईरान को बहुत अप्रिशिएट किया गया था, ये सच्चाई 1 अक्टूबर। अभी अब अगर वो हमला करेंगे इस माहौल में जहां सुन्नियों को ये कह दिया गया, और ये बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन है, सुन्नियों को ये कह दिया गया है कि देखो तुम्हारी विक्ट्री है जो असाद गिर गया, ये तुम्हारी। फिलिस्तीन को जैसे वो लोग भूल गए, वो कह रहे हैं कि हम नहीं भूले हैं लेकिन इसको भी आप मानिए। और जबकि इसमें कई वीडियो में देख रहा था, बाकी सारी चीजें छोड़ दी है कि जो उनके मोहम्मद बशीर जो नए चुने गए, मतलब नए अपॉइंटेड हैं, वो अमेरिका से ही अपॉइंटेड हैं। जो जुलानी है उसकी जो पूरी बात है उसने कभी इजराइल को कंडेम नहीं किया। इतना अंदर इजराइल 2 दिन से खबर आ रही है कि दमस्कस के 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। आज खबर आई कि दमस्कस उसने बमबारी तक की है, और कुनैत्रा और तमाम जो कुछ ड्रूज इलाके हैं वो उन्होंने खुद असेंबली करके कहा कि हम इजराइल को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन बाद में ये बात आई कि उन्हीं में से खंडन भी आया कि नहीं ऐसा नहीं है, मीटिंग हो रही थी, उसको लीक किया गया और उसको ऐसे पेश किया गया कि जैसे ईरान जो वो लोग इजराइल का हिस्सा होना चाहते। तो देखिए अभी इजराइल के लिए कोई स्मूथ रास्ता नहीं है। इजराइल के लिए जो सीरिया का डिवीजन है वो देखिए तय है, वो एक प्रक्रिया चली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सामने है, और मैं भी क्योंकि अपने को उसका हिस्सा मानता हूं, वो यही है कि शिया सुन्नी जो डिवीजन हो गया, उस डिवीजन के लिए अभी आप कुछ ऐसी, अभी देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आप सोचिए कि ईरान स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्राइक कर दी जो इस बात बड़ी धारदार होगी, इजराइल का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। तो एक तो नैरेटिव ये चल सकता है कि भाई देखिए जो इजराइल ने सीरिया में नष्ट किया वो ईरान ने इजराइल में नष्ट कर दिया, इसको हमास हेल करेगा, ये करेगा। लेकिन अब ये जो उसमें जो व्यापक जो सुन्नी एक हिस्सा है, साउथ एशिया में है, सब जगह है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये एक बहुत क्योंकि इसमें देखिए असाद को हटाने में यूएई जॉर्डन का हाथ था। पहले इन लोगों ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर उसके बाद उसको पूरी तरह से बेच दिया अमेरिका गया। अब असाद का कभी इंटरव्यू आएगा, ये आएगा तो बातचीत होगी। रशिया अपने बेसिस बचाने में लगा है। यूक्रेन में उसने देखिए यूक्रेन ने एक हमला उस पर किया परसों, कल उसने भी, रशिया ने उसका जवाब दिया। तो वो एक लड़ाई यूक्रेन की चल रही। लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि ट्रंप के इनॉग्रेशन, ये 20 जनवरी ऐसी डेट है, जब तक ये नहीं पूरी होगी तब तक ये होता रहे, क्योंकि बाइडेन ने भी कहा कि इसको ये तुरंत करो। यूक्रेन से उसने रशिया पे हमला करने को कहा, रशिया ने वापस हमला किया, फिर दोबारा अभी यूक्रेन ने हमला किया, फिर रशिया ने दोबारा हमला किया। तो उससे वो यूरोपियन स्टेट्स को साधना चाहता है कि अब तुम लोग उतरो मैदान में। और
ट्रंप के आते आते ऐसी स्थिति बन जाए कि ट्रंप के अलावा कोई चारा ना हो सिवाय इसके कि बाइडेन की ही फॉरेन पॉलिसी को वो आगे बढ़ाए। और इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में ट्रंप का जो बार बार बयान आ रहा है कि हम वॉर नहीं चाहते, हम ये समस्या ऐसे सुलझाते, फिर अगले दिन बयान आ जाता है कि नहीं, ईरान जो लेटेस्ट चल रहा है अभी कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका और इजराइल में मार करने की एक सहमति बन गई। अब ये तो बाइडेन का एक पूरा रोल है। लोग कह रहे हैं ट्रंप के ऑफिस ने भी इसकी मंजूरी दे दी, जो कि मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ट्रंप के ऑफिस की मंजूरी देने का क्या मतलब है? कोई लीगल स्टैंड, ट्रंप के ऑफिस का मतलब क्या? वो तो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट, उसके ऑफिस से कोई लीगल थोड़ी ना है वो कि उसने दे दी है, और ये या उसका ऑफिस कोई बन गया हो, और ट्रंप ने खुद ही इन र्यूमर्स का खंडन किया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि बाइडेन देखिए वो तबाही मचाएंगे, और उनको ये लग रहा है कि वो जीत गए हैं एक बार, और इस 3-1 के स्कोर को वो 3-all या कुछ ऐसे करने की कोशिश करेंगे। इराक पे हमला हो सकता है, ईरान पे सीधे हमला हो सकता है। इस समय एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक डिफेंसिव पोजीशन में, हालांकि गाजा और वेस्ट बैंक में हमास का एक रिसर्जेंस नए तरह का, जो कि वहां इस वजह से हुआ क्योंकि जो लेबनान की लड़ाई चल रही थी 1-1.5 महीना, जो हमास पे फोकस कम रहा, उसमें हमास ने अपने को दोबारा रिग्रुप करके अभी ये स्थिति बना दी है कि जो जबलिया में जो करीब 60-65 दिन का अलग से नरसंहार चल रहा है, जिसमें अलग से 4,000-5,000 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, वहां आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया कि पिछले 60 दिनों में केवल जबलिया में हमारे करीब 37 सोल्जर्स मारे गए, विच इज अनप्रेसिडेंटेड, और 200 से ऊपर घायल है। तो ये जो पूरी और वेस्ट बैंक में 104 रेजिस्टेंस की घटनाएं हुई हैं पिछले 2 दिनों में, 104, और उसमें इजरायली सेटलर्स मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। और ये इजराइल ने, क्योंकि वेस्ट बैंक से इजराइल बहुत सेंसिटिव है, बिकॉज इंतिफादा वहां से होते हैं। फर्स्ट इंतिफादा वेस्ट बैंक से हुआ, सेकंड इंतिफादा वेस्ट बैंक से हुआ, और सेकंड इंतिफादा के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक को ऐसा कर दिया था कि पूरा जो उसका जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, मतलब कहाँ जेनिन है, कहाँ हिब्रॉन जेरिको है, एकदम साउथ में, सारे सेटलमेंट्स को उसने आइसोलेट कर करके बीच बीच में चेक पॉइंट्स बना दिए थे। वो टूट रहा, कई चेक पॉइंट धराशायी हो गए हैं। 104 हमले जो हुए हैं ये आपको जेनिन से लेके हिब्रॉन और जेरिको तक हुए, जेरिको में, और कई उसमें फिलिस्तीनी मारे भी गए, लेकिन वो, और इस बार हाथ के बने बम, मोलोटोव कॉकटेल्स, पत्थर उतरे नहीं चल रहे हैं, मोलोटोव कॉकटेल्स, हाथ से बने बम। इसका मतलब ये है कि जैसे इंतिफादा होता है वेस्ट बैंक में, जनता अपने हाथ में ले लेती है सब कुछ, लेकिन अभी तक पत्थर उसके हाथ में थे, गुलेले थी, आपको याद होगा गुलेल बहुत फेमस हुई थी 2000 में। अब उसके हाथ में हैंडमेड बॉम्ब्स हैं, उसके हाथ में जलते हुए टायर्स हैं, उसके हाथ में ये, बीच बीच में उन्हीं के अंदर रेजिस्टेंस फाइटर्स भी घुस जाते हैं और गोली चलाते हैं। और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हुए, नाब्लस में जो हुआ, सेंट जोसेफ्स के टूम्ब को डेस्क्रेट करने जा रहे थे सेटलर्स, उनकी कार पे 22 गोलियां चलाई गई। उसके बाद जेरूसलम में जो हुआ, गश इत्जियोन में, वहां पर एक बस में 23 से लेके 25 गोली चलाई गई एक साथ, धड़। तो ये जो एक और ऐसे 104 घटनाएं हुई पिछले 48 घंटों में। तो ये जो देखिए पूरा एक उभार है, नए किस्म का उभार है। ये मेरे ख्याल से ये बेसिकली, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने को ओवर एक्सटेंड भी किया हुआ है, उसकी सेना सीरिया पहुंच गई, उसकी सेना लेबनान पहुंच गई। मुझे लगता नहीं कि जो नेतन्याहू ने कहा था लेबनान सीज फायर के समय कि हमारा अब कंसंट्रेशन हमास होगा, हमास आइसोलेट हो जाएगा, लेबनान और गाजा फ्रंट के बीच की कड़ी हमने काट दी है, और अब जो है हमास को हराना आसान। पीस टॉक्स को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं इजराइल के अंदर। मैं उस पर जरा जाऊंगा अमरीश मिश्रा जी, सीरिया में जो कुछ हुआ, जिस तरह से फौजी ठिकानों को, एयर बेसिस को, हथियारों के गोदामों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उससे एक बात तो साफ है, इजराइल की, अमेरिका की कोशिश मुसलसल ये रही है 1948 से लेकर के अब तक, और अब शायद आगे भी रहेगी, कि इजराइल के पड़ोस में किसी भी मुल्क के पास कोई इफेक्टिव मजबूत फौज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि लेबनान में हमने देखा, वहां की फौज बहुत कमजोर है, और मिस्र और जॉर्डन का हाल तो वो तो उन्हीं के खेमे में बैठे हुए हैं। तो सीरिया जो एक बड़ी ताकत थी, इमीडिएट नेबर, वो उसने कमजोर कर दिया, और उसके तोड़ने की भी तैयारी अब हो गई। तो अब ग्रेटर इजराइल वाला जो ख्वाब था
शायद उस पर काम करने की कोशिश है। जिस तरह से वो कब्जा कर रहे हैं मेरोन पहाड़ियों पर करने के बाद आगे आ गए, और अब ये कहा कि पूरी विंटर वहां पर पहाड़ियों पर, जो सीरिया के साइड में पहाड़ी का हिस्सा है, उसमें इजरायली फौजी रहेंगे। तो क्या आप उसको उस पॉसिबिलिटी से जोड़ करके देख रहे हैं, या ये आखिरी जो एक कोशिश होती है मरते मरते, वो इस तरह की कोशिश है? क्या स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या एक कामयाबी मिल गई लेकिन शायद उसे सस्टेन ना कर पाए? देखिए, मैं इसको उस रूप में नहीं देखता कि ये कामयाबी है या असफलता है, या whether it is the last gasp before the death। बात यह है कि ये लड़ाई कॉम्प्लेक्स है और ये लंबी चलने वाली है, इसमें उतार चढ़ाव होंगे। ग्रेटर इजराइल की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो और कुछ नहीं है। वो इजराइल जो है कैसे अपने मतलब बेसिकली वेस्ट की हेजेमनी वो मैक्सिमम कैसे बढ़ा सकता है, स्पेशली तेल को लेके, क्योंकि अगले 100 साल इन लोगों का असेसमेंट है कि 100 साल में हम लोग ये कार्बन उससे फ्री हो जाएंगे और ऐसी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कार्बन एमिशन नहीं होंगे, तो तेल पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी। लेकिन 100 साल अभी लगेंगे, तो 100 साल तक मतलब कम से कम एक ये स्थिति बन जाए। ग्रेटर इजराइल क्या है? ग्रेटर इजराइल इज जस्ट अ कवर फॉर अमेरिकन एंड वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वो एक कवर, उसमें कोई ग्रेटर इजराइल जाके यहूदी वहां बसेंगे यहाँ बसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। वो वेस्ट बैंक में नहीं बसा पा रहे हैं, गाजा में नहीं बसा पा रहे हैं, नॉर्थ में नहीं बसा पा रहे हैं। देखिए हिजबुल्ला वाले एरिया में अभी तक वहां कोई इस तरह की चीज नहीं हुई है। नेतन्याहू को अमेरिका गाइड कर रहा है, कह रहा है कि तुम हमारे लिए इतना कर दो, जहां तक पहुंच सकते हो पहुंच जाओ। उसके बाद देखिए क्या है, अब सीरिया में मान लीजिए 1 साल बाद सीरियन इस्लामिक रेजिस्टेंस मजबूत होता है, अपने हमले शुरू करता है, उसमें इजराइल भागेगा। इजराइल पहले भी लेबनान में उसमें 18 साल रहा था, 1982 से लेके 2000 तक रहा था, और फिर वो तो लेकिन इस बार 18 साल नहीं, इस बार 18 महीने, क्योंकि उस समय इस तरह की जो रेजिस्टेंस फोर्सेज नहीं थी। लेकिन दुनिया अब इस तरफ बढ़ रही है कि या तो अमेरिकन इजरायली इंटरनेशनल फाइनेंस इंपीरियलिज्म रहेगा, लिबरल इंपीरियलिज्म रहेगा, और या फिर रेजिस्टेंस की फोर्सेज रहेंगी। और यहाँ पर रशिया को भी अपने को रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है, क्योंकि रशिया में देखिए एक कहीं ना कहीं ये उनके लिए यूक्रेन मेन प्रॉब्लम है। वो जानते हैं कि ईरान और ये जो सारी ताकतें ये अमेरिका के खिलाफ हैं, नेटो के खिलाफ हैं, और हमारे दोस्त हैं भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अमेरिका ये रशिया ने हेल्प भी बहुत की, लेकिन रशिया भी जो है इस चीज को नहीं देख पाया कि क्योंकि वो उसके लोग थे। मैंने वीडियो एक देखा जिसमें एक रशियन आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है और वो गाली दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ऐसे पूरा एक कॉन्वॉय जा रहा है और उनके सामने से 5000 सीरियन आर्मी के लोग पीछे आ रहे हैं, और वो गाली दे रहे हैं कि ये देखो साले भगोड़े, ये यहाँ से भागे। और ये मैं सच में बताऊं, बड़ा अनर्विंग वीडियो है वो। 5000 लोग एक के बाद एक, जैसे मैंने सबसे ये लास्ट इजराइल में देखा था, जब एकदम से इराकी आर्मी डिसबैंड हुई थी तो लाखों लोग अपने घर की तरफ चल दिए थे। वो वाली स्थिति देखी कि सीरियन आर्मी आ रही है और रशियंस कह रहे हैं देखो इन लोग को, हम लोग लड़े तो कैसे लड़े जब ये लोग ये इस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर जो स्थिति है, इसीलिए हमास ने भी कुछ बयान दिया है इस तरह का कि भाई हम वहां के लोगों के चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने एचटीएस को समर्थन नहीं दिया, वो गलत तरह से ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम वहां की जनता को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसने अपना, भाई उसको अधिकार है अपना फ्यूचर चुनने का। और अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सुन्नी, जो एक सीरियन सुन्नी, वो भाषण देने उठा, विक्ट्री सेलिब्रेशन था एचटीएस का, वहां पर वो भाषण देने उठा और उसने कहा कि हमें वेस्ट के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अगली लड़ाई हमारी वो होनी चाहिए। उसके हाथ से माइक छीन लिया गया, उसको धक्का मुक्की करके दबा दिया गया। ये पूरा वीडियो में साफ दिख रहा है। तो इसलिए देखिए अभी जो पूरी स्थिति, और जुलानी कह चुका है कि हमें इजराइल के खिलाफ नहीं जाना, हम लोग वॉर वेरी हैं, हम लोग बहुत थक गए हैं लड़ के, बेकार की बात, थक गए, हम लोग थक गए हैं लड़ के, और अब हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। कोई भी देश हमारे साथ काम करना चाहे हम ओपन है। अब ये देखिए सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस कब तक बनता है, 6 महीने 1 साल, क्योंकि धक्का तो लगा है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच सवाल है कि क्या ईरान
जो है वो इजराइल पे स्ट्राइक नहीं करेगा? क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वो 26 अक्टूबर का जो बदला लेना था, जो स्ट्राइक करनी थी, वो अगर ईरान ने जल्दी नहीं की तो फिर उसके बाद ये आ जाएगी सिचुएशन कि ईरान अभी, मतलब फिर उसका मतलब ये होगा कि ईरान कमजोर हो गया है। ये थोड़ा सा सतही एनालिसिस होगी। उसका मतलब ये होगा कि ईरान अब वेट कर रहा है कि जनता के अंदर से कुछ निकले। नेशन टू नेशन जो चीजें हो रही हैं वो चीजें, क्योंकि फिर समझा जाएगा ईरान ने इजराइल पे हमला किया, फिर उसको देश घेरेंगे। अमेरिका ने जो खेल कर दिया सीरिया में कि जनता, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया, हालांकि वो झूठ है, लेकिन फिर भी कि जनता वहां की, उसने विद्रोह किया। जबकि अगर, लेकिन अब इस सब देखिए सीरियस एनालिसिस में बहुत लोग जाते नहीं है। आमतौर पे मुस्लिम्स इस चीज से खुश हैं कि जनता ने वहां तय कर दिया। लंबे समय से एक खास मुस्लिम सेक्ट में ये बातें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए देखिए ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन इसमें मुझे जो लग रहा है कि हमास और ये हमास का ये फोकस इज बैक ऑन गाजा एंड वेस्ट बैंक। और ये जो ये लोग सोच रहे थे कि सीरिया में डाइवर्जन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि रोज ऐसी चीजें हो रही हैं। पैलेस्टीनियन फ्लैग्स भी फहराए जा रहे हैं वहां पर सीरिया में, जो विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहे हैं, जो ये जॉर्डन में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये हो रही। ये देखिए, ये सीरिया पे इजराइल जो कर रहा है, और ये और ज्यादा करे, बल्कि हमारे ख्याल से जितनी छूट इसको दी जाए, मतलब जो कहते हैं ना पतंग उड़ाते हुए, जितनी छूट दी जाए, जितना वो दिया जाए, उतना ही इसके लिए हानिकारक होगा। क्योंकि नया साल देखिए खत्म, ये 2024 खत्म होने की कगार पे है। यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया, रशिया मिल गए हैं, मिल के युद्ध कर रहे हैं। रशिया वहां पर कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेगा और जो यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा वो कब्जा कर लेगा, उसको यूक्रेन से काट देगा। यही समझौता हो। लेकिन अभी भी देखिए हर एक दिन कुछ नया हो सकता है। 20 जनवरी तक का जो समय वो ऐसा है कि जिसमें डे बाय डे बेसिस पे हमको पूरी सिचुएशन को वॉच करना होगा और एनालाइज करना। अच्छा, जो जंगबंदी की गाजा वाली बात होने की बीच में कुछ प्रोग्रेस नजर आ रही थी, अभी एक ताजा खबर है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा है कि हमास ने अपने यहाँ कैद इजरायलियों के नामों की डिटेल देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि एक्सचेंज हो रहा है, कुछ लिस्टें एक्सचेंज हो रही हैं, शायद सीज फायर हो जाएगी। उसमें क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको? नहीं, ये तो देखिए, हम एक तो खबर आई थी कि हमास ने अपनी वो कंडीशंस ड्रॉप कर दी हैं कि इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से और नेत्जरिम कॉरिडोर से विड्रॉ करे अपनी फोर्सेस। अपनी कंडीशन वो हमास ने ड्रॉप कर दी। और ये इस संदर्भ में देखा जा रहा था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हो गया, इसलिए हमास ने अपनी ये कंडीशंस ड्रॉप किए। आज लेकिन दूसरी खबर आ रही है। फिर उसके अब देखिए, मुझे नहीं लगता हमास जो है इस मामले में, सीज फायर के मामले में, वो इजरायली फोर्सेस को रहने देगा जब तक इजरायली फोर्सेस के हटने का समय नहीं आ जाएगा। और ट्रंप इसी पे इंसिस्ट कर रहा है कि भाई एक ट्रूस होना चाहिए, ये होना चाहिए। कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट में को हम नर्क बना। मुझे बैरूत से मालूम हुआ है कि हमास के लोगों का कहना है कि हमारे नाम से फेक न्यूज बहुत चलाई जा रही हैं और हमारा लोगो इस्तेमाल करके कुछ भी चलाया जा रहा है मीडिया में, वो झूठ बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है। जी देखिए, झूठ तो सीरियन वॉर के समय से बोला जा रहा था, जब वो और सीरियन अरब आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए बोला जा रहा था, और वो उसमें वो सफल भी हुआ, काफी हद तक सफल हुआ। और इराक वॉर के समय भी देखिए जो माहौल बनाया गया था, और बाद में जिस तरह से इराकी इंसर्जेंसी हुई और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, वो ये दिखा रहा था कि अगर फौज लड़ती सद्दाम हुसैन की तो उसमें देखिए इतना आसान नहीं था उसको हराना। इसीलिए सीरिया, ये क्लासिक इंपीरियलिस्ट टैक्टिक्स है कि तुम लड़ने ही मत दो, तुम सीधे सेंटर को अटैक करो। जैसे टीपू सुल्तान इतनी मजबूत स्थिति में थे, हालांकि वो पिछली लड़ाइयों में कमजोर कुछ हुए थे, लेकिन एक ये स्थिति नहीं थी कि उनको पर्सनली आके लड़ना पड़े और वो मारे जाए। ये अचानक हमला हुआ और पूरा एक जो मैसूर की आर्मी थी उसका बड़ा हिस्सा जो है उसको सबवर्ट करके उसको खरीद लिया गया था। ये जो टैक्टिक्स है, इसमें देखिए, इसमें जो कुछ देश हैं वो जो नहीं बिकेंगे, इराकी आर्मी है, ईरान की आर्मी है, इस तरह के बहुत सारे, हमास है, हिजबुल्लाह है, यमन है,
ये इस तरीके के जो देश हैं ये किसी भी तरीके से बिकेंगे नहीं। इसीलिए अच्छा, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के पास आर्मी, और जब यमन से वो नहीं जीत पाए ये सऊदी अरेबिया, तो फिर वो क्या, किसको क्या मदद करेंगे, किसके, वो किसी के खिलाफ, हमास के खिलाफ जाना नहीं चाहते। तो एक अजीब सी स्थिति है कि जहां ऊपर सुपर स्ट्रक्चरल लेवल पे आपको दिख रहा है कि एक कामयाबी अमेरिका इजराइल ने हासिल की, वहीं ग्राउंड पे ये सिचुएशन है कि ग्राउंड पे और ज्यादा हार हो रही है इन लोगों की। अब इजराइल बम्बार्टमेंट कर रहा है, उसने बढ़ा दिया है नॉर्थ गाजा में। नॉर्थ गाजा में एक अलग से नरसंहार हो रहा है, रोज 50-60-100 लोग मारे जा रहे हैं रोज नॉर्थ गाजा। फिर कभी कभी खान यूनिस में भी बम्बार्टमेंट कर देता है वो। तो अब इजराइल जो है वो मेरे ख्याल से सीरिया के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन लेस है कि अब अगला कदम हम क्या उठाएं। और इराक की तरफ से बयान आया है हजदल शामी की तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर इधर कहीं मुड़े इजरायली। एक खास बात देखिए, वो इराक की तरफ नहीं मुड़ेंगे। अभी फिलहाल अभी मेरे ख्याल से वो सीरिया को कंसोलिडेट करेंगे। तो सीरिया को कंसोलिडेट करने का जो सवाल है उसमें एक कंफ्यूजन कि क्या करोगे, मतलब कैसे करोगे, उसमें पॉलिटिकल कंफ्यूजन है। उसमें मैं आर्मी वगैरह को बाद में मांगता, पहले पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल कंफ्यूजन ये है कि अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि हम, और अमेरिका में ट्रांजिशन हो रहा है, बाइडेन जाएगा, ट्रंप आएगा। बाइडेन चाहता है कि हम ऐसी स्थिति ग्राउंड पे पैदा कर दें कि ट्रंप उसी को माने। अब बाइडेन जो स्थिति, लेकिन सवाल यह है बाइडेन क्या स्थिति पैदा करना चाह रहा है, यही तो नहीं समझ। बाइडेन खुद क्या क्लियर है पॉलिटिकली? क्या वो ये चाहता है वहां पर कर्डिश फोर्सेज अमेरिकन प्रोटेक्शन में रहती हैं, इजरायली प्रोटेक्शन में, उनकी लड़ाई ऐसे हो रही है, कभी समझो, आज कल आया कि समझौता हो गया मनबेज वगैरह में, फिर आया कि नहीं समझौता नहीं हुआ, अभी लड़ाई चल रही है। और वो एक अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि अच्छा, आईसिस के बहुत सारे लोग वहां पर एसडीएफ की यानी कर्डिश जेल में बंद हैं, हजारों की संख्या में। उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। क्या उसको लेकर टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और टर्की अमेरिका के साथ कितना टैंडम में है कि अपना इंटरेस्ट देख रहा है, मेरे ख्याल से अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वो चाहता है कि जो कर्ड्स हैं वो कमजोर हों। अमेरिका चाहता है कि, लेकिन अगर कर्ड्स कमजोर हुए तो अमेरिका की जो बेसेस हैं वहां पर वो कमजोर होंगे, क्योंकि वो कर्ड्स के एरिया में, अगर रशिया के बेसेस यहाँ पर हैं, ये जो हिमिम बेस है और इस तरफ जो एचटीएस के इलाके, तो उनका तो उसका भी जो अमेरिकन बेसेस हैं वो कर्ड्स के इलाके के पास हैं, तो उनके बेसेस का क्या होगा? अरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यकीन से कुछ कहना जरा मुश्किल है। इस समय जरूरी है सबसे ज्यादा करने साहब की सवाल उठाए जाए कि ये जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन है इसका, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ये इस तरीके से कभी नहीं हाईलाइट हो। देखिए, वियतनाम वॉर में वो हारे, लेकिन उसमें एक क्लियर एक उनका एंगल था कि हम नॉर्थ वियतनामीज कम्युनिस्ट को सप्रेस करेंगे और हम जो है वियतनाम को यूनाइट करेंगे, वहां से कम्युनिज्म को हम उखाड़ फेंकेंगे। नेतन्याहू का जो भी हो, जितना भी वो मतलब बेकार हो, वो कभी संभव नहीं है। एक गोल था कि हमास को खत्म करेंगे, और लेबनान में एक गोल था कि हम सेटलर्स को वापस करें। कम से कम गोल था, वो पूरा नहीं हो सकता, वो अलग बात। यहाँ तो सीरिया में क्या गोल है? जिसका वो ऐलान कर सकें, गोल तो उनका। जी जी जी, ये देखिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि सद्दाम हुसैन के इराक में और बशर अल असद के सीरिया में एक चीज कॉमन नजर आई। पाबंदियां, पहले कई वर्षों से पाबंदियां लगा के उन मुल्कों को कमजोर कर दो ताकि उनकी फौजें उनसे एक तरह से नाराज रहने लगे, सैलरी कम से कम हो। एक मुश्किल, वहां के इराक के अवाम भी बहुत बुरी हालत में थे उस टाइम, 10-12 साल की पाबंदियों के साथ। तो ये एक और एक वो जो रशिया और अमेरिका का जो टकराव, ये दोनों हुकूमतें कम्युनिज्म के नजदीक थी, सद्दाम हुसैन की भी और बशर अल असद की भी। वो भी एक तरह से वो लगता है कि शायद रूस को कमजोर करने के लिए भी एक ये तरीका उन्होंने सोचा है। लेकिन असल बात जो है वो इजराइल को सिक्योर करना, उसे मजबूत करना, और उसके जहां से भी पॉसिबल दुश्मन हो सकते हैं उन्हें कमजोर करना है। जी, कोई खास बात अगर रह गई हो ऐड करने के लिए तो आप जी। मैं वही री एम्फसाइज करना चाहता हूं कि इजराइल को मजबूत करना, ये सारी बातें सही है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रैटेजी क्या है?
देखिए हर युद्ध हो रहा है, ये बात सही है, 7 फ्रंट पे युद्ध हो रहा है। नेतन्याहू ने अजीब बात कह दी कि 8वां फ्रंट उसके खिलाफ खुलने जा रहा है। अब लोग पागल हैं कि टर्की होगा, कि अफगानिस्तान होगा, कि जॉर्डन होगा, क्या होगा। अब वो ऐसे, अब सवाल ये है कि 7 फ्रंट पे आप लड़ रहे हैं आपने खुद का, चलिए 7 मान लेते हैं, जो आप 3 जगह आप लगभग ड्रॉ की स्थिति में या आप कमजोर हारे हैं और आप जो है सीरिया में जीते। अब सीरिया, अब इसके बाद आपका, लेकिन ये 7 फ्रंट की लड़ाई की स्ट्रेटेजी क्या है? उधर की स्ट्रेटेजी साफ है, फिलिस्तीन की इंडिपेंडेंस, कि फिलिस्तीन जो है आजाद हो जाए, 1 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, जिस भी तरीके से। यहाँ की स्ट्रेटेजी क्या है? यहाँ की स्ट्रेटेजी जो है इजराइल की, अब सीरिया के बाद क्या? क्योंकि सीरिया के बाद क्या इराक में जाना है, ये जाना, अच्छा सीरिया में भी तुम्हें वहां पर सीरिया के टेरिटरीज को एनेक्स करना है, जो कि अभी हुआ भी, कि 6 गांव ने कह दिया हम इजराइल के साथ जाएंगे, बाद में डिनाइल भी आ गया। तो वो जो वहां चीज है, अमेरिका पॉलिटिकली क्लियर नहीं है। और देखिए रशिया भी अभी एक इसी उसमें है, उसने वो चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा हम किसी भी तरह नहीं बनने देंगे। वो उसकी अपनी एक वो है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि वो पूरा होने के नजदीक है। उसका मकसद रशिया का पॉलिटिकल मकसद ये तो नहीं था कभी कि अमेरिका को कैप्चर करेंगे, इजराइल या मतलब वेस्ट को कैप्चर करें। उसका तो ये था कि हमको जो घेर रहे हो नेटो देशों के थ्रू, उसको खत्म करो। जो ट्रंप ने भी कहा है कि यूक्रेन में हम पीस ले आएंगे, और यही बाइडेन डरता है। और जो उसके पीछे जो लिबरल इंपीरियलिस्ट और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो इस चीज से डरता है कि ट्रंप आके पूरा खेल ही खराब कर देगा, अभी और चलना चाहिए 4-5। मेरे ख्याल से तो अराजकता है। अमेरिका में जो आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो जाहिर भी हो रहा है। उनका ट्रंप का स्पेशल एनवॉय सऊदी अरब पहुंचा, वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है कि सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर ले। अंकारा उनका एक नुमाइंदा पहुंचा, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर सीरिया में क्या कुछ हुआ। सेंटकॉम के चीफ पहुंचे इजराइल। ये अमेरिका के अलग अलग नुमाइंदे अलग अलग इन मुल्कों में जाकर के राय मशवरा कर रहे हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा और कितना कुछ इजराइल को दिलाना चाहते हैं। ये सब बहुत बड़े सवालात हैं। आने वाले वक्त में जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल और तेजी से आगे बढ़े। और मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि मैं लिंक हमारे इस वीडियो के साथ अमरीश मिश्रा जी के नए चैनल का लिंक भी हम दे रहे हैं, उस पर आप जाकर के सब्सक्राइब करें, उनकी नई वीडियो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।